हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आ गया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 8 और आज हम उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो आगे OH बॉन्ड क्लेवेज से हैं वो जानेंगे और कुछ नेम रिएक्शंस और कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो आज का जो लेक्चर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा सारे ही सर से बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है इनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल समझ लो या क्वेश्चन समझ लो। इसमें आपको बताना है कि एसिडिटी या रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके आप ट्राई जरूर कीजिए। कर लिया? चलिए, मैंने लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में एक बात बताई थी कि pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी रहती है ना। तो यहां पे तो बहुत सिंपल सी कहानी है, pKa वैल्यू सबकी गिवन है। तो अपन pKa वैल्यू से निकाल सकते हैं कि जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे कम देखना है यहाँ पे 4.46, 4.19, 3.41। तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो देन ये, उसके बाद ये होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि pKa वैल्यू ना दी हो, ठीक है। अब यहां पे तो मान लो pKa का कंसेप्ट लग गया। अगर ना दी हो pKa वैल्यू तो कैसे करेंगे। यहां पे मैंने एक बात डिस्कस हो चुकी है पहले भी कई बार कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। एसिडिटी रिएक्टिविटी मतलब वही है। तो यहां पे देखना OCH3 ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पर कोई ग्रुप ही नहीं है और यहां पर ये कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कि ये तो न्यूट्रल है ना। यहां पे इससे कम होगी, क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी, और यहां पे इससे ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है, इससे तो ज्यादा होगी ना। तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का एक ऑर्डर है, काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो याद हो जाएगा करते करते, कि फिनाइल समझते हो, ये इस तरह का, बस ये सब्स्टिट्यूएंट में होना चाहिए इस तरह से कि फिनाइल अगर सब्स्टिट्यूएंट में हो तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आता है। उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तो वही है हेलोजन, फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट में फिनाइल पटक दिया, फिर फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो, देन नाइट्राइल ग्रुप CN साइनो जिसको बोलते हैं। नाइट्रो और सबसे ज्यादा होती है CF3 की सबसे ज्यादा क्यों है, जबकि कार्बन जो होती है आमतौर पे रिलीजिंग ग्रुप में आता है, लेकिन यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है। और फ्लोरीन हम जानते हैं, फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो भूख होती है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होती है। दैट्स व्हाई इट्स कम इन द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड OH वाला। भाई यहाँ पे दो बॉन्ड है ना ऐसे कि कार्बन डबल बॉन्ड और OH, ये है ना कार्बोक्सिलिक। अब ये वाला तो क्लेवेज हो नहीं सकता, हम पढ़ेंगे ये वाला बॉन्ड जब क्लेवेज होगा तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं या क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, ये अपने को पता है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक है। ये एसिड सेम ही तो है, बस पलट के लिख दिया है। अब यहां से अपने क्या करना है, ये क्या किया हमने यहाँ पे हीट करके एक वाटर को एलिमिनेट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और P2O5। सेम काम करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बन गया ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो कार्बोक्सिलिक में से एक मान लो हीट कर दें तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको अपने को एस्टर में कन्वर्ट करना है, उसी को हम क्या बोल देंगे, एस्टरिफिकेशन। वैसे कोई नई चीज तो नहीं है, अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो एस्टरिफिकेशन में क्या है, कार्बोक्सिलिक को किस सिलेक्ट करवाना है, अल्कोहल। और ये ध्यान रखना अल्कोहल कौन सा हो, प्राइमरी से एक बात बन पाएगी, है ना। तो यहां से क्या करना है, अपने को
H2O, अगेन वाटर एलिमिनेट करना है इन द एसिडिक मीडियम। वाटर एलिमिनेट कर दो, जैसे यहाँ पे है ना, ये दिखा रहा अलग से पानी निकल गया और यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो गई। ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसकी मैकेनिज्म समझने की अपने को बहुत जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक एसिडिक मीडियम में गया तो देखना ये बॉन्ड क्लेवेज करेगा, यहाँ पे एनायन क्रिएट होगा, यहाँ पे कैटायन है तो ये जाके इस पे अटैक करेगा। भाई नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करता है, हमने पढ़ा है ना, ये लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, लाइक रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेगा। फिर अगेन एक मॉलिक्यूल और लेना है, यानी कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं, इसके दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं। एक मॉलिक्यूल और लिया तो क्या हुआ, अगेन वही कहानी फिर से हो गई कि यहाँ पे OH था, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला जो ऑक्सीजन था, भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान, एक चीज मैं स्किप कर गया कि यहाँ पे नेगेटिव है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो अब यहाँ इस पॉजिटिव पे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ऑक्सीजन जो आके इससे जुड़ सकता है, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन उसके पास पहले से एक और है, दो ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये अब जो इस पे पॉजिटिव चार्ज था वो उसने ऑक्सीजन को दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या फॉर्मेशन हो गई, टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ पे ये कार्बन से इससे एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप पूरा ये, चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, चार को तो बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। तो क्या बना लिया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहां करनी है प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे, जस्ट अ मिनट। तो यहां क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और फिर यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हुआ है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ क्या, ये वाला जो प्रोटॉन है वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया, है ना, ये वाला जो प्रोटॉन है वो इधर ट्रांसफर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, OH2 OH और एक और H। अब ये दिख रहा है अपने को H2O है, तो यहां से क्या कर दो, H2O एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट किया तो कुछ इस तरह से बन गया। अब यहां पे एक हाइड्रोजन और एलिमिनेट हो गया, तो यहां पे क्या बन गया, क्या गड़बड़ होती जा रही है यार। तो यहाँ पे एक मोल एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे देखना ये RCOOR, लेकिन यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एस्टर। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म है एस्टर फॉर्मेशन की। पहले कोई रटने वाली चीज नहीं, पहले एसिडिक मीडियम से, फिर यहाँ पे HR जुड़ा, फिर एक और अल्कोहल जुड़ा, फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, फिर डिहाइड्रेशन हुआ और उसके बाद अगेन प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन निकाला है तो अगेन यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो गई। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और इस तरह से एस्टरिफिकेशन वर्क करता है। इसकी मैकेनिज्म इस तरह से इसको प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करती है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2। यार ये याद है अपने को, थायोनाइल क्लोराइड कहीं ना कहीं पढ़ा है हमने, याद करो, थायोनाइल क्लोराइड कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहां पढ़ा है, डार्जेंस मेथड में, वहां पे हमने अल्कोहल से इनको रिएक्ट किया था और वहां पे हेलोएल्केन मिला था और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस ये मिला था। तो सेम नहीं है, फर्क है, वहां पे कुछ और प्रोडक्ट बना था, यहाँ कुछ और बनेगा। जैसे यहाँ पे ये तीनों क्या है, कार्बोक्सिलिक, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक को चाहे PCl5 से करवा लो, चाहे PCl3 या SOCl2, क्या बनेगा, यही ROCl ROCl ROCl, यही हर जगह यही प्रोडक्ट बनना है। कहीं पर भी अगर कार्बोक्सिलिक रिएक्ट कर जाता है किससे, क्लोरीन कंपाउंड से, यही प्रोडक्ट बनेगा। बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा कि बाय प्रोडक्ट में फर्क आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है ना ये, ऐसे मतलब यहां पे कंपाउंड वही बनना है।
ROCl, ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, R की जगह क्या है COCl, और ये कौन सा ग्रुप होता है एसाइल क्लोराइड, याद है एसाइल क्लोराइड, हाँ वही है ये। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक को क्लोरीन कंटेन कंपाउंड से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बनेगा, बस फर्क क्या है बाय प्रोडक्ट का, ठीक। अब रिएक्शन विद अमोनिया, ये अपने को पता है, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर हम अमोनिया से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम एसीटेट। क्या है ये, अमोनियम एसीटेट। भाई एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स। अब यहां से हमने क्या किया, बड़ी चतुराई से ये वाला ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन लेके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और यहां पे क्या बन गया ये अमाइड, और इसको क्या बोलेंगे एसिटामाइड। क्लियर। अमाइड के लिए बता दूं क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से NH2 जुड़ा हो, इसको हम बोलते हैं अमाइड, ठीक है, कहीं भी मिल जाए अमाइड। ऐसे ही अगर बेंजोइक एसिड हो गया तो ये भी कार्बोक्सिलिक है, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक था, अमोनिया से रिएक्ट करवा दें तो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा अमोनियम का, फिर वाटर एलिमिनेट करके लास्ट में फॉर्मेशन यहाँ पे इसी तरह से तो है, ये है तो अमाइड ही, तो यहां पर भी क्या फॉर्मेशन होगी अमाइड। यानी कि बात क्या समझ में आई कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो वो अमाइड फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, चले आगे। इसी की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं कि यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेंजीन के साथ, ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट किया, भाई नेचर तो वही है, क्या बनेगा अमोनियम थैलामाइड या थैलेट, नो इट्स अमोनियम थैलेट, इंटरमीडिएट बन गया। अब यहां पे हमने क्या किया, H2O निकाल दिया, ये अगेन यहां पे क्या होगी अमाइड फॉर्मेशन हो गई। भाई 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे तो 2 अमाइड बन गए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें और एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां से निकाल लें, फिर से अगर हम इस अमाइड बनने के बाद स्ट्रांग हीट करें, ये डेल्टा का साइन क्या होता है किसका, हीट का, स्ट्रांगली हीट करें और एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल दें तो यहां पे क्या फॉर्मेशन होगी थैलामाइड की। और ये थैलामाइड कहां यूज होगा, नेक्स्ट चैप्टर में अमाइंस में, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसाइज में, गैब्रियल रिएक्शन में, तो वहां पे इसका यूज होगा। तो ये बताना जरूरी है कि ये बना कहां से, कुछ नहीं, हमने कार्बोक्सिलिक को अमोनिया से रिएक्शन करवाया, उसके बाद अमाइड से स्ट्रॉन्ग हीट करके अमोनिया मॉलिक्यूल निकाला, वहां पे थैलामाइड फॉर्मेशन हुई। अब इसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए, वहां पर भी बात करेंगे इसके बारे में, ये स्टार लगा के नोट कर लेना, ये आगे दोबारा काम पड़ेगा इसका। फिर देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। भाई जो पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही, ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं पूरा कार्बोक्सिन, तो रिडक्शन, भाई ये चीज तो बताने की नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम रिड्यूस करोगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LaF यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बन जाएगा अल्कोहल। यार ये बात तो तुम सुन के पक गए होंगे। यहां पर हम डाइबोरेन भी यूज कर सकते हैं B2H6, बस मीडियम एसिडिक होना चाहिए। ये बातें नोट डाल के लिख लीजिए, थोड़ी जगह कम थी और लेंथ ना हो ज्यादा, इस वजह से मैंने यहीं लिख दी कि जो डाइबोरेन है वो एक तो एस्टर, नाइट्रो और हेलोजन, क्या क्या एस्टर, नाइट्रो, हेलोजन, इनको ये रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या लिखना है कि डाइबोरेन कैन नॉट रिड्यूस या डज नॉट रिड्यूस द एस्टर, नाइट्रो एंड हेलोजन बॉन्ड्स, ठीक है, कि डाइबोरेन इनको रिड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है। और ये क्या है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, कांट रिड्यूस, रिड्यूस नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या डाइबोरेन एस्टर, नाइट्रो, हाइड्रोजन को और सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़े। अरे गए नहीं अभी तक, अरे जाओ भैया पढ़ाई करो।